So up to the last lecture we had done with the concept of introduction of a partner, that is partner coming in, right? Now let us go forward and let us complete unit number 2, फिर कुछ part unit 3 का भी करेंगे. So now we come to the next area under this is called as the retirement of partner. पार्टनर रिटायर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. सर गवर्नमेंट जॉब में नॉर्मली 60 इयर्स ऑफ एज है जब आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप का एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई 60 इयर्स का कोई एज लिमिट है क्या? आंसर इज नो. जब अगर किसी को काम नहीं करना है वो अपनी इच्छा से रिटायर हो सकता है. सर हमको अगर पार्टनर को जोर जबरदस्ती से फॉर्म के बाहर निकालना है बिकॉज उसका काम ठीक नहीं है, उसको हम बोलेंगे एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर. रिटायरमेंट का मतलब होता है यहाँ पर वॉलंटरीली, वो अपने से फॉर्म छोड़ को जा रहा है. अब वो क्यों जा रहा है ये तो उसको ही पता है. उसको शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है, घूमने जाना है, पैसा बहुत कमा लिया, उसके मन की बात है. बट रिटायरमेंट इज नॉट कंपल्सरी अ पार्टनर गोइंग आउट, इट इज अ वॉलंटरीली अ पार्टनर इज गोइंग आउट. तो कुछ एरियाज का आंसरिंग हमें यहाँ पे देखना है, कुछ पॉइंट्स को हमें यहाँ पर देखना है. सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अब पार्टनर में रिटायर, सबसे पहले अगर उसको रिटायर होना है तो क्या अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बताना पड़ेगा क्या? हाँ. अगर मेरे को वाह वड़ा पाव से रिटायर होना है तो क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या? यस. तो पहला पॉइंट वही है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. और कैसे? इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर. अगर रिटायरमेंट को लेकर हमने कोई हमारे पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें लिखी है कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने पहले बोलना पड़ेगा, 4 महीने पहले बोलना पड़ेगा, ऐसा ही होना चाहिए नॉर्मली. ऐसा नहीं कि बस मेरे मन में आया संडे को कि अब मैं जिंदगी से बहुत सेटिस्फाइड हूं, मुझे कुछ नहीं करना, मंडे से रिटायरमेंट ले लूं. अरे भैया बिजनेस चल रहा था, चौपट हो जाएगा. तो आप अपने पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं भैया अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो मिनिमम 2 महीने पहले बोल दे, मिनिमम 1 मंथ पहले बोल दे. ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे एग्रीमेंट करना है. तो इसलिए बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. या अगर कुछ भी नहीं है, आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा नहीं है, तो उसको नोटिस तो देना ही पड़ेगा. वेयर अ पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो नोटिस देकर विड्रॉ हो सकता है, नॉट विड्रॉ, रिटायर हो सकता है. नोटिस किसकी बात हो रही है सर? पार्टनर्स को नोटिस देने की बात हो रही है. बाहर पब्लिक नोटिस की बात भी आने वाली है, लेकिन वो पब्लिक नोटिस का इंपॉर्टेंस कब आएगा? जब हम रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी की बात करें. अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो रिटायर कैसे हो सकता है. तो बोल रहे कि वो अगर एग्रीमेंट है उसके हिसाब से हो जाए, सारे पार्टनर्स की कंसेंट ले ले. अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सारे पार्टनर्स को रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कि मेरे को अब कंटिन्यू नहीं करने का है. नहीं सर, लेकिन बाकी पार्टनर मिलकर उसको समझाएंगे कि नहीं नहीं अभी तो आपको काम करना है. तो क्या रिटायरिंग पार्टनर रुक सकता है क्या रिटायरमेंट से? हाँ, रुक सकता है, फ्रीडम है उसको. ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके मन में आया, आपने नोटिस दिया और आपको जाना ही पड़ेगा. आप चाहो तो अपने नोटिस को वापस भी ले सकते हो. लॉ में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप नोटिस वापस नहीं ले सकते. नोटिस देने के बारे में लिखा है, नोटिस वापस लेने के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है. तो वो हमारे लिए फ्रीडम है. वो क्या है हमारे लिए? देखो लोगों का मन बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, तो आपके डिसीजन भी बदल सकते हैं. समझ रहे हो? सो दैट कैन बी डन. ओके, अब ये वाला जो एरिया है नाउ, पॉइंट नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर. लॉजिकली सोच के बताना कि मंडे से आप लोग, लेट अस से फॉर एग्जांपल फ्रॉम टुमारो आई एम रिटायरिंग फ्रॉम वाव वड़ा पाव, तो क्या होगी मेरी लायबिलिटी उस दिन के बाद? सबसे पहले तो लायबिलिटी मतलब यहाँ पर लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी की बात हो रही है. तो यहाँ पर लॉ ने 2 चीजें बताई. सबसे पहले लॉ ने बोला कि अगर रिटायरिंग पार्टनर है, पहले हम पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे. कुछ बातें मैंने वहां पे लिखी है, आप उसको आराम से आपको लिखने का टाइम मिलेगा. पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं. लॉ कह रहा है कि पार्टनर रिटायर हो रहा है एज पर द नोटिस है या एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, लेकिन इसकी मालूमात पूरी दुनिया को है क्या? नहीं. अगर आप घर से झगड़ा करके निकले हो या आप घर से बाहर निकाले गए हो तो आपको पता है और घर वालों को पता है, बाहर की दुनिया को पता है क्या? तो यहाँ पे लायबिलिटी मतलब कौन से लायबिलिटी की बात हो रही है? आउटसाइड लायबिलिटी की बात हो रही है. तो आउटसाइड वर्ल्ड को बताना पड़ेगा कि ये पार्टनर रिटायर हो गया है. हाँ, वो कौन बताएगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बताएगा कि मैं रिटायर हो रहा हूं.
फर्म नहीं बताएगा। कौन बताएगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बताएगा। कैसे बताएगा? क्या अपने माथे पे लिख लेगा मैं रिटायर हो गया? नहीं रे, पब्लिक नोटिस देगा। क्या करेगा वो? पब्लिक नोटिस देगा। तो लॉ बड़ा क्लियर है कि जिस दिन से पार्टनर रिटायर होता है उस दिन से लेकर जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता उस दिन तक उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है। उसकी लायबिलिटी कैसी रहती है? कंटिन्यू रहती है। मतलब अगर मैंने मंडे को रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट लेना मतलब मैंने ऑफिस आना बंद कर दिया, लेकिन मैंने मंथ एंड पे पब्लिक नोटिस दिया, तो मैं इस पूरे महीने के लिए भी लायबल रहूंगा। अच्छा सर, व्हाट अबाउट द एक्ट्स डन बिफोर माय रिटायरमेंट? उसके लिए तो मैं वैसे भी लायबल हूं। तो हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है? रिटायरमेंट के बाद और पब्लिक नोटिस के पहले। अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। रिटायरमेंट के बाद मतलब मैं मंडे से ऑफिस नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं मंथ एंड पे पब्लिक नोटिस दूंगा, तो मंडे से लेकर पब्लिक नोटिस देने के पहले पहले जो भी फॉर्म करेगा उसके लिए मैं भी लायबल हूं। भले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ऑफिस जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, बिकॉज लायबिलिटी तो थर्ड पार्टी की है। थर्ड पार्टी को कब पता चला मेरे रिटायरमेंट के बारे में? जब मैंने पब्लिक नोटिस दिया। तो जब तक मैं पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है, उसकी लायबिलिटी चालू ही रहती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का खेल नहीं है। ऐसे लिख लो यहाँ पे, लायबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। शॉर्ट में लिख लो, लायबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। कुछ बच्चों को लगता है कि सर क्यों ही लिखते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सब कुछ प्रिंटेड है। ये सारा इंपॉर्टेंस आपका समझ में आएगा जब आप एग्जाम के लिए 1.5 महीना बच जाएगा, जब आपको टाइम कम है और आपको रिवाइज करना है, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है 3-4 लाइन पढ़ के आपका काम हो जाएगा। रिवीजन में फास्ट तरीके से आपकी रिवीजन हो जाए, है ना? तो आई होप अपने इसको लिख लिया। सो पॉइंट नंबर 3 वाज टॉकिंग अबाउट दिस। सिंपल है, अभी तक की कहानी क्लियर है, आगे बढ़ रहे। पॉइंट नंबर 2 पे चलते। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि एक रिटायरिंग पार्टनर है, उसके रिटायरमेंट के डेट के पहले तो वो नॉर्मली लायबल है ही। मैं डेट्स लिख लेता हूं so that we can take an example and you will understanding what is written in point number 2। थोड़ा सा अलग है पॉइंट नंबर 2। Point number 2 is talking about liability of a retiring partner before the date of retirement। अब बोलोगे सर ये डिस्कस करने का भी क्या पॉइंट है? बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट तो वो नेचुरली ही लायबल है, बिकॉज वो तो पार्टनर था ही। अच्छा, लेकिन देखो दुनिया ऐसी नहीं चलती, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब इमेजिन करना, यहां पे लिखता हूं मैं DOR, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो इमेजिन करना द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज, सिंप्लिसिटी के लिए, 1 जनवरी 2025। DOPN, डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। तो इमेजिन करना कि 10 दिन बाद मैंने पब्लिक नोटिस दिया, 10 जनवरी 2025। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा था? रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी कब तक रहती है? जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता। मतलब पॉइंट नंबर 3 वाज टॉकिंग कि भले आप 1 तारीख को रिटायर हो गए, लेकिन आपकी लायबिलिटी 10 तारीख तक रहेगी, बिकॉज आपने पब्लिक नोटिस 10 तारीख को दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट एक्ट्स डन बिफोर रिटायरमेंट। पॉइंट नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट एक्ट्स डन बिफोर रिटायरमेंट। एक्ट्स डन बिफोर रिटायरमेंट। आप बोलोगे सर बिफोर रिटायरमेंट तो वो पार्टनर था ही, तो उसमें लायबिलिटी होने ना होने का क्या सवाल पैदा होता है? वो तो बाय नेचुरली वो लायबल ही है उसके लिए। आप तो पब्लिक नोटिस तक रुक रहे थे, तो पहले तो आप लायबल थे ही। लेकिन पॉइंट नंबर 2 ये बोल रहा है कि एक रिटायरिंग पार्टनर जो थर्ड पार्टी से डील कर रहा है बाकी पार्टनर्स के साथ, अगर वो थर्ड पार्टी को ये बता दे कि मैं ना उस दिन रिटायर होने वाला हूं, तो रिटायरमेंट में होने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी और मेरे बीच में जो लायबिलिटी है वो आज ही आप खत्म कर दो, और लेकिन ये फर्म कंटिन्यू रहेगी, मेरे बाकी पार्टनर फर्म कंटिन्यू करेंगे, तो लेकिन आप इस एक्ट के लिए मैं लायबल नहीं हूं, आप इस एक्ट के लिए मेरे फर्म को लायबल पकड़ लेना। थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। इमेजिन करना कि अपना डेट ऑफ रिटायरमेंट है 1 जनवरी 2025। अब अपने फर्म ने क्या करा, 1 दिसंबर 2024, 1 मंथ बिफोर माय रिटायरमेंट, जब मैं पार्टनर था, ठीक है, जब मैं पार्टनर था, सो क्या ये एक्ट
इस कैटेगरी में आ गई 1 दिसंबर में, करेक्ट है, जब मैं नॉर्मल पार्टनर था। हमने क्या करा, हमने देवपुर में एक नया शॉप परचेज करा वड़ा पाव की गाड़ी को सेटअप करने के लिए। अब आप जानते हो कि रियल एस्टेट के केस में पैसा देने को समय लगता है, तो लाइबिलिटी एक दिन में खत्म नहीं होती, इट रन्स ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो 1 दिसंबर को सबने शॉप परचेस करने के दस्तखत कर दिए। सो नाउ एवरी पार्टनर इज लायबल टू पे बैक द मनी टू द सेलर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए मैं भी लायबल हूं क्योंकि मैं तो पार्टनर था ही जब हमने उसको परचेस करा। अब 15 दिसंबर को मेरे मन में आता है कि यार ना 1 जनवरी से मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैंने बहुत जिंदगी जी ली है, बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं सुख शांति से रहना चाहता हूँ, तो मुझे काम नहीं करना, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अगर मैं रिटायर भी हो गया, मैंने पब्लिक नोटिस भी दे दिया, स्टिल ये जो शॉप हमने लिया है इसका पेमेंट तो अगले 1 साल तक चलने वाला है, तो मेरी लायबिलिटी तो यार अगले 1 साल तक रहेगी। भले मैं 1 जनवरी को रिटायर हो जाऊंगा, 10 जनवरी को मैं पब्लिक नोटिस दे दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी 10 जनवरी को खत्म हो जाएगी। लेकिन कौन से एक्ट्स के लिए? वो एक्ट्स जो ये फॉर्म करेगा आफ्टर 10 जनवरी। लेकिन जब मैं पार्टनर था उस एक्ट के लिए तो मैं लायबल 1 साल तक रहूंगा ना, बिकॉज एग्रीमेंट ही वैसा हुआ है, करेक्ट है क्या? तो फिर क्या करें? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मैं 15 दिसंबर को ही मेरे उस सेलर को जाके बोल दूं कि अरे अब मैं ना रिटायरमेंट ले रहा हूं तो मैं ये रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो आपका जो पैसा है ना वो मेरे बाकी के पार्टनर्स मिलके दे देंगे? क्या ऐसा मैं एग्रीमेंट थर्ड पार्टी के साथ कर सकता हूं? तो लॉ बोलता है कि अगर थर्ड पार्टी को एक्सेप्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है फ्री कंसेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इमेजिन करना कि हमने जो जगह ली है उस जगह का सेलर कोई पप्पू है, तो मैं पप्पू के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा पप्पू भाई देखो मैं 1 जनवरी से रिटायर हो रहा हूँ, उसके 10 दिन में मैं पब्लिक नोटिस देने वाला हूँ, तो मेरी लायबिलिटी 10 जनवरी तक के लिए खत्म हो जाएगी। उसके बाद फर्म जो भी करेगा उसके लिए मेरे बाकी पार्टनर लायबल होंगे। लेकिन आपका हमारा व्यवहार तो तब हुआ है जब मैं पार्टनर था, तो जब तक आपका पैसा नहीं दे दूंगा तब तक मेरे पे लायबिलिटी तो बनी ही रहेगी, भले मैं पब्लिक नोटिस क्यों ना दे दूं, बिकॉज दिस इज एन एक्ट डन बिफोर रिटायरमेंट। क्लैरिटी आ रही है इसमें? तो पप्पू भाई मैं नहीं चाहता हूं कि मैं रिटायरमेंट इस बोझे के साथ करूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस बोझे से फ्री कर दो, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, मैंने मेरे बाकी पार्टनर से बात करी है, तो मेरे को आप इस लायबिलिटी से आज ही फ्री कर दो, तो मेरी जगह पे मेरे बाकी के पार्टनर्स आपको मेरा पैसा दे देंगे। तो मैं मतलब जब 10 तारीख को पब्लिक नोटिस दे दूंगा तो मेरी लायबिलिटी आपके साथ तो आज ही खत्म हो रही है। तो पप्पू भाई ने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, आप हमारे पहचान के तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो 15 जनवरी को, नॉट 15 जनवरी सॉरी, 15 दिसंबर 2024 को देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड पप्पू। पप्पू कौन है? थर्ड पार्टी है। तो मैंने और पप्पू ने 15 दिसंबर को एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के तहत मैंने मेरी लायबिलिटी खत्म करी। मैंने मेरी लायबिलिटी क्या करी? खत्म कर दी। और पप्पू को क्या बोला कि मेरा पैसा कौन दे देगा? मेरे बाकी के पार्टनर्स दे देंगे, बिकॉज मैं 1 जनवरी को रिटायरमेंट ले रहा हूं। तो लॉ और पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि अगर थर्ड पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। एक्ट्स डन बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट नॉर्मली द पार्टनर इज लायबल, लेकिन अगर रिटायरिंग पार्टनर थर्ड पार्टी को कन्विंस कर लेता है कि यार मैं आगे रिटायर होने वाला हूं, मेरी लायबिलिटी आज ही खत्म कर दे, तो मेरी लायबिलिटी मेरे बाकी के पार्टनर से ले ले, मैं एनी विच वे रिटायरमेंट लेना रहा हूं, तो मैं ये लायबिलिटी अपने सर पे नहीं लेके जाना चाहता, मैं इसको आज ही खत्म करना चाहता। और अगर थर्ड पार्टी इसको एग्री कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर अब इस केस में क्या होगा? अगर वो पप्पू ने इस एग्रीमेंट के लिए हाँ बोल दिया, पप्पू एग्रीड विद दिस एग्रीमेंट, देन व्हाट विल हैपन? अब इसमें 3 सिनेरियो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो वो जो शॉप अपन ने परचेस करा है देवपुर में, उसकी लायबिलिटी मेरी 15 दिसंबर को ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज मैंने एग्रीमेंट ही वैसा कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा कैटेगरी था? एक्ट्स डन बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट। डू यू एग्री? अब मैं 1 जनवरी को क्या करने वाला हूं? रिटायरमेंट लेने वाला हूं। मैंने पब्लिक नोटिस कब दिया है? तो मेरी बाकी की नॉर्मल लायबिलिटी कब तक कंटिन्यू रहेगी? 10 जनवरी। 10 जनवरी के बाद क्या होगा?
10 जनवरी के बाद मैं अपने घर पे बैठूंगा, लेकिन बाकी पार्टनर धंधे को चलाएंगे। तो 10 जनवरी के बाद फर्म जो भी कुछ करेगा उसके लिए मेरी कुछ भी लायबिलिटी नहीं। बात समझ में आ रही है? अब ये मैं एग्रीमेंट 15 दिसंबर को जो पप्पू के साथ किया, ऐसा एग्रीमेंट अगर मैंने सारे क्रेडिटर्स के साथ कर लिया और सभी ने अगर हाँ बोल दिया, तो हम क्या मानेंगे? डेट ऑफ रिटायरमेंट के पहले मेरी जितनी भी लायबिलिटी थी वो सारी खत्म हो गई है, बिकॉज सारे क्रेडिटर ने उसके लिए एग्री कर लिया। क्या कर लिया है? सारे क्रेडिटर ने उसके लिए एग्री कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है, पूरी क्लैरिटी आ रही है कब क्या हो रहा है, पब्लिक नोटिस तक कौन सी लायबिलिटी है, उसके बाद क्या होने वाला है। डेट ऑफ रिटायरमेंट के पहले तो नॉर्मली आप लायबल होते ही हो, लेकिन अगर आप चाहो तो एग्रीमेंट करके लायबिलिटी को खत्म कर सकते हो, सो दैट व्हेन यू रिटायर रिलैक्स विदाउट एनी लायबिलिटी। तो लोग कहते हैं ऐसा, सर लेकिन पप्पू ने मना कर दिया। तो अगर पप्पू ने मना कर दिया, फिर उस केस में मेरे पे लायबिलिटी बनी रहेगी। कौन सी लायबिलिटी बनी रहेगी? शॉप की लायबिलिटी मेरे साथ कंटिन्यू रहेगी, भले मैं पब्लिक नोटिस क्यों ना दे दूं, बिकॉज इट इज एन एक्ट डन बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस इज रिटन इन पॉइंट नंबर 2। अब आप क्या करो, पॉइंट नंबर 2 में रिटायरमेंट तक ऐसे अंडरलाइन करो, और यहां पर आपको ऐसे लिखना है, इफ रिटायरिंग पार्टनर मेक्स एग्रीमेंट विथ थर्ड पार्टी। लिखो ऐसे, इफ रिटायरिंग पार्टनर मेक्स एन एग्रीमेंट विथ थर्ड पार्टी, इफ रिटायरिंग पार्टनर मेक्स एन एग्रीमेंट विथ थर्ड पार्टी, फिर नीचे एरो कर क्या लिखोगे, ही कैन बी डिस्चार्ज्ड, he can be discharged from his liability, he can be discharged from his liability, comma, regarding acts done before his retirement, regarding acts done before his retirement। तो जो वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है, अपन ने उसको सिंप्लीकेट करके लिख लिया, तो सो दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। समझ में आ रहा है? Now take 2 minutes and read point number 2 जो वहां पे लिखा। Read the language of point number 2। Is it okay? वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, इसलिए पहले आपको एग्जांपल दिया है, लिखा दिया, सो दैट एग्जाम के पहले वो याद रह जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 हमने देखा, पॉइंट नंबर 3 देखा। अभी केस देखते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 मे बी गिवन बाय द रिटायर पार्टनर और बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। अभी हमको यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का केस देखना है। देखो, रिटायरमेंट को लेकर इतना झगड़ा हो जाता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट तक केस जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट तक केस जा चुका है मतलब झगड़े का लेवल बहुत बड़ा। सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे केसेस को एंटरटेन करेगा क्या? उसके पास ऑलरेडी इतना सारा लोड है। वो क्या बोलेगा कि बड़ा लेवल का प्रॉब्लम है तो मेरे पास आना है, वरना आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां आपको रेजोल्यूशन करना है। लेकिन ये झगड़ा इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि इट रीच्ड सुप्रीम कोर्ट। क्या है? विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद। विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद। जिसका नाम पहले लिखा होता है वो कौन होता है? प्लेंटिफ, जो केस फाइल करते हैं। जिसका नाम बाद में वो कौन है? डिफेंडेंट, जिसपे केस फाइल किया गया। अब हुआ क्या, ये दोनों पार्टनर थे। ये आपको इनकी जो है वो स्टोरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने सिर्फ डिसीजन बताया है, लेकिन बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है। तो विष्णु एंड चंद्रिका वेर पार्टनर्स एंड दे वर कैरिंग ऑन सम बिजनेस। विष्णु ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उसने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया। जैसे लॉ में लिखा था कि आपको पब्लिक नोटिस देना चाहिए, आपको एग्रीमेंट के हिसाब से रिटायर होना चाहिए। तो वो रिटायर तो हुआ, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। और जो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में लिखा था वो प्रोसेस उसने फॉलो नहीं करी। उसको लगा कि बस मैं ऑफिस जाना बंद कर दूंगा और मैंने ओरली अपने पार्टनर को बोल दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मेरा रिटायरमेंट वैलिड है और मेरी वैलिडिटी उस दिन से खत्म है, ऐसा विष्णु को लगा।
चंद्रिका ने बोला कि नहीं 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 भैया, तुमको तो पैसा देना ही पड़ेगा, लॉ में लिखा हुआ है, तुमने पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया है, यहाँ पर बिजनेस पर थर्ड पार्टी आकर खड़े हो गए, मुझे उनको पैसा देना पड़ रहा है, तो मेरी अकेले की लाइबिलिटी थोड़ी है, लाइबिलिटी तो तुम्हारी भी है। फिर उस समय विष्णु ने बोला नो 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 नो, दीज आर द एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑफ माई रिटायरमेंट। तो चंद्रिका ने बोला लेकिन तुमने पब्लिक नोटिस किधर दिया, तो जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक तुम लायबल हो। करेक्ट है। तो ये दोनों में झगड़ा चलता रहा और ये झगड़ा इतना इंटेंस हो गया कि इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, जो उन्होंने दिया डिसीजन वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। The Supreme Court in Vishnu Chandra versus Chandrika Prasad held that the expression if any partner wants to disassociate from the partnership business, ऐसा क्लॉज उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था। In a clause of the partnership deed which was being interpreted comprehends a situation where a partner wants to retire from the partnership। मतलब ये मेन झगड़ा किस पे हो रहा था, उनके पार्टनरशिप डीड में कुछ रिटायरमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं था, अनक्लियर चीजें लिखी हुई थी, उसको लेकर के डिस्प्यूट हो रहा था। तो वो इंटरप्रिटेशन लॉ ने क्लियर किया, इंटरप्रिटेशन लॉ ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भले ही पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि आपको पब्लिक नोटिस देना है, लेकिन लॉ में तो लिखा है ना आपको पब्लिक नोटिस देना है। विष्णु प्रसाद बोल रहा था भैया पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि मैं रिटायर हो सकता हूं, तुम्हें रिटायर हो गया तो पब्लिक नोटिस देने की क्या जरूरत है। चंद्रिका प्रसाद बोल रही थी भैया हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि तुम रिटायर हो सकते हो, लेकिन पब्लिक नोटिस देना चाहिए, ये तो लॉ का ही रिक्वायरमेंट है, तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा आपको। इस बेसिस को लेकर के डिस्प्यूट हो रहा था और ये जब मुकदमा कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया जो चंद्रिका है वो सही है और विष्णु जो रिटायरिंग पार्टनर है वो गलत है। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। दैट वाज द डिस्कशन। द एक्सप्रेशन क्लियरली इंडिकेटेड दैट in the event of retirement the partner business will not come to an end and it will continue। अगर कंटिन्यू बिजनेस होगा तो लायबिलिटी भी कंटिन्यू होगी और लायबिलिटी कब तक कंटिन्यू होगी, जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते। तो इस केस में चंद्रिका वाज द विनर एंड विष्णु प्रसाद वाज द लूजर और उसको पैसा भरना पड़ा बिकॉज उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू होगी। इज इट ओके? अब देखो आईसीआई ने फिर पागलपन किया, क्या फालतू का एग्जांपल दिया है उधर। एग्जांपल 13 रिटायरमेंट का तो है लेकिन कितना कॉम्प्लिकेटेड है देखो। मियर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हु वाज द टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस इन विच द पार्टनरशिप बिजनेस वाज कैरिड आउट। मतलब इमेजिन करना कि ये रेंटेड प्लेस है, यहाँ हमारा वाव वड़ा पाव का बिजनेस चल रहा है और ये जगह यश सर के नाम से रेंट पे ली हुई है ना। इफ यश इज रिटायरिंग, जब वो रिटायर हो जाएगा तो क्या वो राइट हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा क्या? नहीं। रेंट किसके नाम पे था, एग्रीमेंट किसके नाम पे था? यस सर के नाम पे था। हम तो वो हमारे पार्टनर है इसलिए हम यहाँ बिजनेस चला रहे थे। नाउ इफ ही इज रिटायरिंग दैट राइट ऑफ यूसेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो गोज अवे। वो ऑटोमेटिकली हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर को ट्रांसफर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। which the partnership business was carried out would not result in assignment of the tenancy rights in favor of the remaining partner, even though the retiring partner ceases to have the right, title or interest in the business as such। because partnership एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट एग्रीमेंट एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे बोलूंगा ऐसा ने एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेट इसलिए किया है बिकॉज हम ऊपर लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी, डेट ऑफ रिटायरमेंट इसकी बात कर रहे हैं और क्या फालतू का एग्जाम्पल दिया जाए। थोड़ा अच्छा ही एग्जांपल दे देते, डेट्स वेट्स को लगा देते, लेकिन आईसीआई की आदत है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की। ठीक है, जैसा दिया है वैसा आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एरिया, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इज व्हाट? इट इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक्सपेंशन मतलब क्या? किसी को अपने फर्म से निकाल देना। सर लोग किसी को अपने फर्म से क्यों निकाल देते हैं? कभी कभी कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं जो बिजनेस के लिए सही नहीं है, आपके गुडविल को वो अफेक्ट करती है। जैसे कभी कभी आपके पापा मम्मी आपको बोलते हैं क्या आप हमारे ही बच्चे हो, ये शक होता है ये आप कैसे बिहेव कर रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि आप कभी कभी कुछ ऐसा बिहेवियर कर देते हो जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन वो आप पे कभी हार्श स्टेप में लेते कि जाओ निकलो घर से बाहर, ऐसा बोल तो देते गुस्से में, लेकिन वो निकालते नहीं आपको बिकॉज वो प्यार है।
लेकिन पार्टनरशिप में किसी का किसी कोई प्यार नहीं है, यहाँ पे प्योर बिजनेस रिलेशन है। यहाँ पर कैसा है, प्योर बिजनेस रिलेशन है। आप इमेजिन करो एक पार्टनर है जो बिजनेस पे नहीं आ रहा है, सैलरी ले रहा है और आके पूरा जो है वो अपने कस्टमर्स को डिस्टर्ब करता है, जब भी आता है टाइम पास ही करता है, तो आप ऐसे पार्टनर को रखना चाहोगे, निकाल दोगे? तो उसके लिए कुछ लॉ में पावर भी होनी चाहिए आपके पास। तो उस सिचुएशन को लेकर डिस्कशन हो रहा है, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। जब आप किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से धक्के मार के बाहर निकालो, तो इसको लिटरल सेंस में मत लेना। धक्के मारकर मतलब लाता घुसी का यूज करके पार्टनर को ऑफिस से बाहर फेंक दिया मतलब उसका वो एक्सपल्शन वैलिड हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। अगर इफ यू वांट टू एक्सपेल अ पार्टनर, दैट टू वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के मुताबिक उसका एक्सपल्शन वैलिड होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट, द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ब्रैकेट में लिख लो पार्टनरशिप डीड। आप किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हो, ये पावर आपको पार्टनरशिप डीड से ही आती है, लॉ से नहीं आती। कहां से आती है? पार्टनरशिप डीड से ही आती है। सर इसका ये मतलब है कि अगर मैंने पार्टनरशिप डीड बनाया और मैंने ये नहीं लिखा कि भाई हमको अगर लगे तो हम हमारे किसी पार्टनर को निकाल सकते हैं, ऐसा हमने नहीं लिखा, तो क्या हम किसी भी पार्टनर को कभी भी नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, क्योंकि लॉ में एक्सपल्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। पहली कंडीशन ही पार्टनरशिप डीड की है। क्या बोला हुआ है कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आप किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो, वरना आप निकाल नहीं सकते। तो पहली कंडीशन पार्टनरशिप डीड पे। दूसरा, द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर। और जिस किसी को निकाला है उसके निकालने के फेवर में मेजॉरिटी लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोगों की दुश्मनी थी, एक ने दूसरे को निकाल दिया। भैया सबसे पूछना पड़ेगा, वोटिंग लेना पड़ेगा, कौन कौन इसके फेवर में कि भैया इसको निकाल दो यहां से। अगर मेजॉरिटी हाँ बोलते हैं तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो पहला कंडीशन है पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है ये डिसीजन मेजॉरिटी रूल से चलना चाहिए। एंड तीसरा, इट हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ। गुड फेथ का क्या मतलब है? फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये नहीं कि किसी के अगेंस्ट साजिश रची है, आपने कॉन्स्पिरेसी की है और उससे पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए आपने उसको फॉर्म से बाहर निकाल दिया। उसको बाहर निकालने का पर्पस होना चाहिए कि जिससे वाकई में पार्टनरशिप का बेनिफिट हो रहा है। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो चोर उचक्का है, जो पार्टनरशिप फॉर्म में फ्रॉड कर रहा है, सैलरी लेता है लेकिन काम नहीं करता, कस्टमर को कहीं और भेज देता है, पार्टनरशिप फॉर्म के एसेट्स को नुकसान पहुंचाता है, तो इट इज बेटर कि हम उसको बाहर निकाल दें। उसको बाहर निकालने से हमें फायदा होने वाला है, तो तब उसका एक्सपल्शन वैलिड है। तब उसका एक्सपल्शन क्या है? वैलिड है। सो व्हाट आर द टॉप 3 कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड? फर्स्ट, द पावर should come from partnership deed. Second, it should be done by majority of the partners. And third, it should be under good faith. Now the next question is, what is the test of good faith? Good faith का क्या मतलब है भैया? Good faith, अच्छा ट्रस्ट नहीं। गुड फेथ का मतलब ये 3 चीज है। व्हाट इज द ट्रस्ट ऑफ गुड फेथ? फर्स्ट, एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, वो हमने ऑलरेडी लिख के लिया, बेनिफिट में होना चाहिए। दूसरा, एक्सपेल पार्टनर, द पार्टनर टू बी एक्सपेल इज सर्व्ड विद अ नोटिस। उसको बाहर निकाल रहे हैं, इसकी नोटिस उसको देना जरूरी है कि भैया तुमको मरने से हम पार्टनरशिप डीड से पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर निकालने वाले, उसका नोटिस आपको उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए सरप्राइज होना चाहिए। सरप्राइज में चीजें बहुत गलत भी हो जाती, तो इसके लिए लॉ क्या बोल रहा है? डेमोक्रेटिकली चलो। जैसे देखो, आप पे जब भी कोर्ट का मुकदमा भी चलता है, आपको ऐसा नहीं कि रातों रात पुलिस घर आएगी और आपको लेके जाएगी। पुलिस भी वारंट के साथ घर पे आती है, उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। उसको हम बोलते हैं कोर्ट के समन्स आए आपके नाम, मतलब नोटिस आती है आपको। तो ये बोल रहे भाई किसी पार्टनर को आपको निकालना है तो पहले उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद पार्टनर को सफाई पेश करने का मौका भी देना चाहिए। तो लिखा हुआ है, ही इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर कोई मुजरिम मर्डर करता है, आतंकवादी भी है, उससे भी पूछा जाता है क्या तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? तो यहाँ पे तो ये आपका पार्टनर है, तो क्या उसको भी सफाई पेश करने का मौका देना चाहिए क्या? हाँ, देना ही चाहिए। किस तरीके से गुड फेथ में चीजें हुई तो माना जाएगा दैट एक्सपल्शन इज इन गुड फेथ।
क्या माना जाएगा, एक्सपल्शन इज इन गुड फेथ। तो देखो टॉप 3 कंडीशंस है, पावर फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड, सेकंड डन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, एंड थर्ड डन इन गुड फेथ। डन इन गुड फेथ का मतलब 3 चीजें, पहला इन द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, a notice was given to the partner to be expelled and an opportunity of being heard was given to the partner, ताकि अगर उसको कुछ बोलना है तो वो बोल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब जोर जबरदस्ती से कुछ भी करके आप किसी भी पार्टनर को ऐसे ही नहीं निकाल सकते, आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। बोलोगे सर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो पार्टनर तो फिर हम पे केस फाइल करेगा और मुकदमा लंबा चलेगा और हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, तो नहीं निकाल पाओगे। तो पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त ही आपको सोचना चाहिए था इस इंसान को पार्टनर बनाना है कि नहीं बनाना। समझ? अभी अगर उससे झगड़ा पड़ गया है, आपका पाला पड़ गया और मुकदमा आगे चल रहा है, इसमें ना लॉ आपकी मदद करेगा ना कोई सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद करेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज विद इन दिस फ्रेम। इस फ्रेम के बाहर अगर एक्सपल्शन है तो वो नल एंड वॉइड है। नीचे लिखा हुआ है देखो, इफ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड। पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त ही आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले लिख दो कि अगर किसी पार्टनर ने गड़बड़ करी तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कैन एक्सपेल द पार्टनर, तो पावर आ गया। सेकंड, क्या करना है आपको, मेजॉरिटी ने उसके अगेंस्ट में वोटिंग करना चाहिए, तभी वो पावर वैलिड हो जाएगा। और थर्ड, वो पार्टनरशिप के गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, उसको नोटिस भी जाना चाहिए और उसको अपनी सफाई पेश करने का आपको मौका भी देना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो, शायद जो सिलेबस बना रहा था उसने अपनी कुछ लाइफ की बात यहाँ पर लिख दी है, कुछ जो उसके साथ घटित हुआ है उसने यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल बड़ा इमोशनल है, देखो, A, B and C are partners in a partnership firm. They were carrying on their business successfully for the past several years. Spouses of A and B, बीवियों की बात हो रही है, spouses of A and B fought in a ladies club. बच्चे को लगता है spouses तो हस्बैंड भी हो सकता है, लेकिन आगे वर्ड लेडीज क्लब लिखा है वहां पे। लेडीज क्लब में हस्बैंड क्या करेगा, उधर लेडीज ही जाएंगे ना, तो लेडीज के बारे में लिखा है वहां पे। Spouses of A and B fought in a ladies club. औरत ही औरत की दुश्मन होती, लिखा है यहाँ पे। हाँ, on their personal issue and A's wife was hurt badly. शायद वो मारामारी देखी है आपने, तू ऐसी है, तू वैसी है, ये वो पूरा मारामारी हो गया उधर। और A's wife was hurt badly. अभी ज्यादा सिंपैथी में जाता, किधर लगा, ज्यादा लगा क्या, हॉस्पिटल में, तेरे को क्या लेना देना है, वो किसी और की बीवी, तू तेरे को क्या लेना दे। ठीक है ना, हमें सिर्फ पढ़ के आगे निकल जाना है। शी वॉज हर्ट बैडली, ठीक है। अभी ए, जो उसका हस्बैंड था, ऑफ कोर्स गॉट एंग्री। ए गॉट एंग्री, एक्चुअली ए को खुश होना चाहिए था, बट ठीक है। ए गॉट एंग्री ऑन द इंसिडेंट एंड ही कन्विंस्ड सी टू एक्सपेल बी फ्रॉम द पार्टनरशिप। ए गुस्सा हो गया, बोले ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे वैसे हो गया, तो ए ने सी के साथ मिलके बी को पार्टनरशिप फर्म से निकाल दिया। मतलब झगड़ा लेडीज क्लब में हुआ है, मारामारी लेडीज में हो रही है, और उसका इफेक्ट पार्टनरशिप पे हो गया। उसका इफेक्ट किधर हो गया है, पार्टनरशिप पे हो गया। तो यहां पर ए ने सी के साथ मिलके बी को बाहर निकाल दिया। क्यों? बिकॉज बी के और ए के वाइफ में झगड़ा हुआ था, और शायद बी के वाइफ ने ए के वाइफ को बहुत जोरों से कुछ हर्ट कर दिया, एंड सो ऑन। अभी बच्चे को फिर सवाल आता है, बच्चा देखो डीप एनालिसिस में जाता है, सर हर्ट हुआ है मतलब फिजिकली हर्ट हुआ है, इमोशन, तेरे को क्या लेना देना है, हर्ट कैसे भी होगा, हर्ट हुआ, हो गया। बी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम ए एंड सी। देखो इधर हमें कॉन्सेंट्रेट हस्बैंड्स पे करना है, जो ए बी और सी है। हमारा मेन मुद्दा इनके बीच में, ए और सी ने मिलकर बी को फर्म से बाहर निकाल दिया, और ए और सी ने बी को कोई नोटिस भी नहीं दी। तो ये एक्सपल्शन क्या वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड। क्यों सर? बिकॉज हमने अभी पढ़ा एक्सपल्शन की टॉप 3 कंडीशंस है। पार्टनरशिप की डीड में पावर होनी चाहिए, वो मेजॉरिटी में होना चाहिए, और वो गुड फेथ में होना चाहिए। यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में था, ए और सी ने मिलके निकाला तो मेजॉरिटी भी है, लेकिन वो गुड फेथ में नहीं है। बिकॉज गुड फेथ में 3 कंडीशन है,
वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ये क्या रीजन हो गया कि बोले बीवी को मारा तो तुमको निकाल दिया, गुड फेथ में क्या लेना देना है। सेकंड, नोटिस दिया था क्या? नहीं दिया। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया था क्या? नहीं दिया। तो तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई एक्सपल्शन ऑफ बी इज इनवैलिड, इट इज नल एंड वॉइड। समझ में आ रहा है? कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेट वेदर दे कैन एक्सपेल अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। कुछ नहीं बेटा, ये वही आंसर को रेगुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इट इज जस्ट एन आंसर दैट इज बीइंग गिवन टू। ये देखो सारी की सारी वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई, रिपीटेटिव है, लेकिन आपको एग्जांपल समझ में आएगा तो लेट अस गो फॉरवर्ड। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, वेरी गुड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एरिया रिगार्डिंग पार्टनर कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट भी तो डिक्लेयर हो सकता है। तो क्या होगा सर अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो हमें उससे क्या लेना देना? यहां पर फर्म की इंसॉल्वेंसी की बात नहीं हो रही है, पार्टनर के पर्सनल इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है। क्या पार्टनर एक फ्री एनिमल है? हाँ। उसके अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज है? हाँ। तो क्या वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है? यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकता है। तो पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, फर्म अभी भी सॉल्वेंट है, पार्टनर पर्सनली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, तो सर उस केस में क्या होगा? सबसे पहले तो एक बेसिक रूल समझो आप, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये बड़े बड़े अक्षरों में आप भी लिख लो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अनलेस अदरवाइज एग्रीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी को ब्रैकेट में लिखना, पर्सनल इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। लॉ कहता है कि अगर आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है डिक्लेयर, अच्छा डिक्लेयर कौन करेगा? क्या होर्डिंग लगाएंगे इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा नहीं, कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट डिक्लेयर करता है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना। तो अगर आपने अपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है कि इंसॉल्वेंसी पे फर्म डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं आपने, तो बाय डिफॉल्ट फर्म डिसॉल्व होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? फर्म। सर लेकिन बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स की क्या गलती है? उन्हें फर्म को कंटिन्यू करना है, तो फिर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में वैसा लिख देना चाहिए क्या कि भले हम में से कोई भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया लेकिन बाकी के पार्टनर मिलकर फर्म को चला सकते हैं। अगर ऐसा आपने लिखा है तो इंसॉल्वेंसी विल नॉट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो मैंने लिख दिया उधर, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। एग्रीड का बेटा यहां पर क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप डीड की बात होगी। अनलेस अदरवाइज एग्रीड फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब हमें किस पे चलना पड़ेगा? लायबिलिटी ऑफ एन इंसॉल्वेंसी पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ अ इंसॉल्वेंट पार्टनर। देखिए, where a partner in a firm is adjudicated as an insolvent, मतलब declared as an insolvent by court, he ceases to be a partner on the date on which court declares him insolvent or the date of adjudication, whether or not firm is hereby dissolved। तो जिस दिन से कोर्ट किसी पार्टनर को बोलता है कि तू इंसॉल्वेंट है, उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहता, उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहता। ठीक है। Where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date of adjudication। क्या बहुत ही सिंपल सा मतलब है। 1 जनवरी को मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो मैं 1 जनवरी से आपका पार्टनर नहीं रहा। 1 जनवरी के पहले जितनी भी एक्ट्स है उसके लिए मैं लायबल हूं। 1 जनवरी के बाद जो भी एक्ट्स होंगी पार्टनरशिप फर्म में उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, और 1 जनवरी के बाद जो भी मैं भी एक्ट करूंगा उसके लिए फर्म भी लायबल नहीं रहेगा। बड़ा क्लियर, लॉ ने क्लियर करती है। कोई डाउट है इसमें? सिंपल है। पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में आपको चीजें बताई हुई है। इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। पहला इफेक्ट क्या होगा? पार्टनर ना रहा, प्यार ना रहा, यहां पे पार्टनर ना रहा। सेकेंड, he will be ceased to be a partner from the very date on which order of adjudication is made। जब ऑर्डर आया उस दिन से पार्टनर ना रहा। और क्या होगा?
द इस्टेट ऑफ द इंस्टॉलमेंट पार्टनर, मतलब इंस्टॉलमेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। लॉजिकल है, लॉजिकल है। और क्या, द फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। और ordinarily but not invariably the insolvency of a partner results in dissolution of a firm, but partners are competent to agree among themselves that the adjudication of partner as an insolvent will not give rise to dissolution of the firm। इसी चीज को आपने दो लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, unless otherwise agreed insolvency leads to dissolution of firm। कोई डाउट है इसमें, कोई प्रॉब्लम है? तो देखो, पार्टनर फर्म के बाहर जाने के बहुत सारे तरीके। पहला तरीका है वो खुद ही चला गया, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नॉर्मल। दूसरा है हमने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। तीसरा, वो दिवालिया डिक्लेयर हो गया, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो भी पार्टनर बाहर चला गया। और तीसरा, वो इस दुनिया से ही चल बसा, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया तो फिर तो वो गए ही ना, पार्टनर तो रहा ही नहीं। तो देखो, लाइबिलिटी ऑफ इस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, तो ब्रैकेट में बड़े अक्षरों में लिखो डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब बच्चों के मन में एक सवाल आता है, सर सर ये इंसॉल्वेंसी के केस में क्या हमें पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? क्या पब्लिक नोटिस दोगे कि मैं दिवालिया हो गया? कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है तुम क्या हो चुके हो, इंसॉल्वेंट हो चुके हो। और जब कोर्ट ऑर्डर निकालता है तो उसकी कॉपी पूरे न्यूज़पेपर में छापी जाती है, तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिटायरमेंट में आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है। सर व्हाट अबाउट एक्सपल्शन? क्या एक्सपल्शन में भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? एक्सपल्शन में भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, बिकॉज झगड़ा पार्टनरशिप में हुआ है, अंदर ही अंदर हुआ है, एबीसी आपस में लड़ पड़े थे। दुनिया को पता है कि उनके साथ क्या हुआ था? नहीं पता है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा उधर भी। लेकिन व्हाट अबाउट डेथ? अभी पार्टनर ही चल बसा तो क्या होगा फिर? तो कुछ रूल्स तो बड़े सिंपल है। पहला, पार्टनर की स्टेट कब तक लायबल है? अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। कि देखो, पार्टनर पर्सनली लायबल हो सकता है क्या? अरे पर्सन ही नहीं रहा तो पर्सनल लायबिलिटी किधर आएगी? है ही नहीं पर्सन जगह पे, तो बात तो प्रॉपर्टी की होगी। इसलिए आपके टाइटल में क्या लिखा हुआ है? स्टेट। क्योंकि पार्टनर तो रहा ही नहीं तो पर्सनल लायबिलिटी की तो बात ही नहीं आ रही है। अगर लायबिलिटी आएगी भी तो किस पे आएगी? स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। फिर अगला सवाल आता है, सर अगर डिसीज पार्टनर की कोई स्टेट ही नहीं है तो कोई लायबिलिटी भी नहीं आएगी, बिकॉज पैसा किधर से वसूल करेंगे? जब स्टेट ही नहीं है तो लायबिलिटी भी नहीं। लेकिन अज्यूम करते कि उसकी स्टेट है तो कहां कहां तक लायबिलिटी आएगी? तो पहला रूल कहता है कि जब तक वो जिंदा था, मतलब मरने के पहले तो जिंदा ही था, तो उस दिन तक जो भी फर्म ने एक्ट्स करी है उसके लिए डिसीज्ड पार्टनर की स्टेट लायबल है। और क्या, डेथ के बाद, उस पार्टनर के डेथ के बाद जो भी फर्म करेगा उसके उस फर्म के उस एक्ट के लिए उसकी स्टेट लायबल नहीं है। अच्छा सर, क्या पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? लॉजिकली सोच के बताओ, क्या दोगे पब्लिक नोटिस? हुर्रे द पार्टनर इज डेड। हमें सूचित करते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हमारा पार्टनर नहीं रहा है। ऐसा पब्लिक नोटिस कोई देता है क्या? डेथ का पब्लिक नोटिस कभी सुना है? डेथ का पब्लिक नोटिस दिया जा रहा है तो डेथ के केस में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कौन से केसेस में पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है? डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। एक्सपल्शन एंड नॉर्मल रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, डेथ और इंसॉल्वेंसी में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो वो मर गया उसी दिन लायबिलिटी खत्म हो गई, पब्लिक नोटिस तक रुकने की आपको जरूरत नहीं। क्या लॉजिकल लग रहा है क्या आपको? आप सोचो ना, वो पार्टनर के घर में श्राद्ध चल रहा है, पूजा चल रही है और उनके घर पे नोटिस आ रही है, आप हमें खेद होता है बताते हुए। अरे क्या खेद हो रहा है? आप गांव में ढिंडोरा पीट रहे हो, आदमी मर गया उधर, गलत हो जाएगा, इमोशन से खेल लोगे आप। ऑर्डिनरीली द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज डिसोल्यूशन। हाँ, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, लिख दिया, देखो मैंने अभी लिख दिया आपके लिए।
अनलेस अदरवाइज एग्रीड फर्म इज डिसॉल्व ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। फर्म इज डिसॉल्व ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो ब्लू कलर में लिखा है वो भी एक्सप्लेन नहीं करा मैंने, जो रेड कलर में लिखा है वो एक्सप्लेन किया। अनलेस अदरवाइज एग्रीड डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सर इसका मतलब क्या, हमें पार्टनरशिप डीड में अगर हमने ऐसा लिख लिया कि हम में से कोई चल बसा तो चल बसा, हम हमारा बिजनेस आगे चालू रखेंगे, अगर हमने ऐसा लिख लिया, फिर उस केस में डेथ ऑफ अ पार्टनर विल नॉट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ अ, लेकिन आपने कुछ नहीं लिखा तो डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अच्छा, व्हाट अबाउट अ केस वेयर देयर आर ओनली टू पार्टनर्स इन अ फर्म, और उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि कोई भी एक चल बसा तो भी फर्म चालू ही रहेगा, और एक्चुअल में एक जन चल बसा, क्या लग रहा है आपको, क्या फर्म चालू रह सकती है क्या? नहीं। क्यों? मिनिमम 2 लोग चाहिए, वो चल बसा है। तो आप पार्टनरशिप डीड में लिखो या ना लिखो, when there are only 2 partners, death leads to compulsory dissolution, death leads to compulsory dissolution। इसलिए मैंने उसको ब्लू कलर में लिखा है। if a firm contains only 2 partners, if a firm contains only 2 partners, death of one leads to compulsory dissolution, death of one leads to compulsory dissolution। सर वो आदमी हमारे साथ नहीं, लेकिन उसकी आत्मा, अरे पागल इमोशनल क्यों हो रहा है तू? आदमी नहीं है, नहीं है, बात खत्म हो गई। लॉ में आत्मा वैल्यूज की कोई बात है क्या? नहीं, वो बच्चा कुछ भी सोचता है। देखिए, व्हाट अबाउट स्टेट? Estate of a deceased partner may be absolved from the liability for the future obligation, not necessary to give public notice। कोई भी नोटिस देने की आपको जरूरत नहीं, इमोशनल नहीं होना है बेटे, आगे बढ़ते रहना है। अब एग्जाम्पल पढ़ते जहां पे लिखा हुआ है, ऐसा है, क्या बोल रहा है? X was a partner in a firm, the firm order goods in X का लाइफ टाइम, बट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स वॉज मेड आफ्टर एक्स का डेथ। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एक्स जब जिंदा था तब फर्म ने कोई गुड्स की ऑर्डर प्लेस करी थी, डिलीवरी के पहले एक्स की हेवन में डिलीवरी हो गई, एक्स चल बसा, एक्स क्या हो गया? चल बसा। अब क्या होगा इन सच ए केस? क्या एक्स के स्टेट उस लायबिलिटी के लिए लायबल है क्या? क्या एक्स का प्रॉपर्टी, वो गुड जो अभी डिलीवर हुआ है जब एक्स नहीं है, क्या उसके लिए वो लायबल है क्या? लॉजिकली क्या लग रहा है आपको, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, एक्स स्टेट वुड नॉट बी लायबल फॉर द डेट, अ क्रेडिटर कैन हैव ओनली अ पर्सनल डिसीजन, डिक्री का मतलब डिसीजन, अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर्स एंड द डिसीजन अगेंस्ट द पार्टनरशिप एसेट इन हैंड्स ऑफ दोस पार्टनर। मतलब ये भी उन्होंने लॉ ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर्स ने किया था किसी थर्ड पार्टी के साथ, अब वो गुड्स की डिलीवरी आई है, जब तक कोई पार्टनर चल बसा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है अब उन्हीं की लायबिलिटी है, वो जो गया है उसकी प्रॉपर्टी पे वो वाली लायबिलिटी नहीं आएगी। ये सिचुएशन भी क्लियर कर दी, ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? सो वी हैव डन पार्टनर कमिंग इनसाइड ऑफ एन व्हाट वी कैन से पार्टनरशिप। देन व्हाट? पार्टनर गोइंग आउट। गोइंग आउट के बहुत सारे तरीके हैं, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड एक्सपल्शन। सब में रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ कुछ सिमिलर है, कहीं कहीं पर डिफरेंसेस है। समझ में आ रहा है? याद रखना है, डेथ और इंसॉल्वेंसी में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, एक्सपल्शन एंड नॉर्मल रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है। चलो, नाउ लेट अस कम टू सम स्मॉल सेक्शंस। देखो इतना ही बचा है और ये यूनिट खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे सेक्शंस बचे हुए। राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया हुआ है। याद है, एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड नॉर्मली वॉइड होता है, बच्चों को याद नहीं आता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये नॉर्मली कैसे होता है? वॉइड होता है। स्क्रीन पे देखो, आपके लिए लिख रहा हूं,
लेकिन इसके क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। उसी एक्सेप्शन में पार्टनरशिप का भी एक्सेप्शन था। मतलब क्या कि जब तक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तब तक वो सेम बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा वैलिड एग्रीमेंट आप बना सकते हो, ऐसा वैलिड एग्रीमेंट आप बना सकते हो। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म के बाहर जा रहा है। हो सकता है नॉर्मल रिटायरमेंट हो, या हो सकता है ये एक्सपल्शन हो जाए, या हो सकता है इंसॉल्वेंसी है। डेथ का केस कवर्ड नहीं है, बिकॉज डेथ के केस में पार्टनरशिप फर्म से बाहर नहीं गया, दुनिया से बाहर चला गया, तो सिचुएशन ही खत्म हो गई है। तो 3 सिचुएशन कवर हो रही है, नॉर्मल रिटायरमेंट, एक्सपल्शन एंड इंसॉल्वेंसी। पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है कोई भी तरीके से, क्या उस पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि तू ये सेम बिजनेस बाहर नहीं कर सकता? इसके बारे में सेक्शन 36 कुछ आपको बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखते, ध्यान से सुनना। एन आउटगोइंग पार्टनर may carry on business competing with that of the firm and he may advertise such businesses but subject to contract to the contrary. He may not, क्या नहीं कर सकता, वो फर्म का सेम नाम यूज नहीं कर सकता, फर्म का पार्टनर खुद को नहीं बता सकता, solicit the customer persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner. Solicit का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस। लॉ क्या बोल रहा है, एक पार्टनर जो बाहर जा रहा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, वो कंपटीशन में बिजनेस कर सकता है, कंपटीशन में बिजनेस कर सकता है। इमेजिन करो कि मैं और यस सर हमने रिटायरमेंट ले लिया वाह वड़ा पाव से। अब ये बिजनेस कौन चला रहा है, आप लोग चला रहे हो। तो हम बाहर गए और हमने हमारा और नया वड़ा पाव का बिजनेस वही चालू कर दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लॉ बोल रहा है आप ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो, बिकॉज आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपको पार्टनर्स को रोकना है तो आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला अनलेस अदरवाइज एग्रीड, an outgoing partner can carry on a competing business. An outgoing partner can carry on a competing business. अभी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। A partner may make an agreement with his partner that on ceasing to be a partner, he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limits, and this will be a valid restriction. This will be a valid restriction. तो मैं और यस सर रिटायरमेंट लेकर फर्म से जा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप नहीं चाहते कि हम आपसे कंपटीशन करें तो आप हमारे साथ अभी एग्रीमेंट बना लो कि ठीक है सर आप रिटायरमेंट तो जाओ, लेकिन ये वादा करो कि आप क्या करोगे, कंपटीशन हमसे नहीं करोगे। Not returning anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable. अभी रीजनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? वाह वड़ा पाव का बिजनेस किधर चल रहा है, दुनिया में चल रहा है। मैं और यस सर हम रिटायरमेंट लेकर स्पेन पोर्चुगीज यहां घूमने जा रहे हैं और हम चाहते हैं वहां वड़ा पाव बेचें। आप बोलोगे सर आप हमारे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहे हो, आप धरती के किसी कोने पे, धरती क्या सोलर में से, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें से किसी भी प्लेनेट पे वड़ा पाव नहीं बेच सकते। ऐसा आप कुछ भी पागल एग्रीमेंट मत बनो। इट शुड बी रीजनेबल। आपने बोलना चाहिए सर आप दुनिया में बिजनेस नहीं कर सकते, दैट इज रीजनेबल। सर आप दुनिया में अगले 25 साल तक बिजनेस नहीं कर सकते, दैट इज रीजनेबल। लेकिन इतना ही रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि पार्टनर कुछ कर ही नहीं पाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और ये हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा था, इट हैज टू बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। चलो वी कम टू सेक्शन 37, अनदर एरिया, right of an outgoing partner in certain cases to share subsequent profit. मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला गया, आपने निकाल दिया या मैं ही चला गया, वट एवर द केस में भी, क्या बाद में होने वाले प्रॉफिट्स में मैं हिस्सेदार बन सकता हूं क्या? कैसा हो सकता है? इसमें 2 बातें। पहला, अगर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि ठीक है मैं पार्टनरशिप में तो नहीं रहूंगा, लेकिन आप मेरी आइडिया यूज करने वाले हो ना आपके बिजनेस में, तो मेरे को आपके बिजनेस से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलते रहना चाहिए। आपने उसके लिए हाँ बोल दिया है, मैंने एग्री कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिचुएशन हो गई।
दूसरी सिचुएशन क्या है, मैं पार्टनरशिप फर्म से बाहर जा रहा हूं, मैंने पब्लिक नोटिस भी दे दी है, लेकिन आपने अभी तक मेरे अकाउंट्स का सेटलमेंट नहीं करा है। आपने अकाउंट्स में अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी ना, जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है तो उसका अकाउंट सेटलमेंट करना पड़ता है, डेबिट क्रेडिट माइनस करके पैसा लेना है देना है, अकाउंट सेटलमेंट आपने नहीं किया। तो जब तक आप अकाउंट सेटलमेंट नहीं करोगे उस दिन तक के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपको मेरे को देना ही पड़ेगा। आप लायबल हो वो प्रॉफिट्स मेरे को पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने सेटलमेंट नहीं करी। अब लोग सर पब्लिक नोटिस दिया ना आपने, बेटा नाम है उसका पब्लिक नोटिस, वो पब्लिक के लिए है, अपने बीच का तो सेटलमेंट नहीं हुआ ना अभी तक। तो जब तक आप मेरा सेटलमेंट नहीं करोगे एट दैट टिल दैट डेट यू आर लायबल टू पे मी द प्रॉफिट्स इवन इफ आई एम नॉट योर पार्टनर। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? बस यही 2 पॉइंट है, इतना ही लिखा था कि या तो मैंने एग्रीमेंट करा, आप मेरा आइडिया यूज करके बिजनेस कर रहे हो तो आप मुझे प्रॉफिट्स पे करने के लिए आप रेडी हो तो करते रहो, मैं पार्टनर नहीं हूं तो भी चलेगा। दूसरा, ऐसा हमारा कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आपने मेरा पैसा सेटलमेंट नहीं किया है, तो जब तक आप अकाउंट सेटल नहीं करोगे उस डेट तक आप जो भी प्रॉफिट्स अर्न करोगे आपको मेरे को मेरा हिस्सा देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ता हूं आपके लिए। A, B, C are partners in a manufacture of machinery. A is entitled to 3/8 of the partnership property and profits. मतलब उसका profit sharing ratio 3/8 है, जो भी। A becomes bankrupt, whereas B and C continue the business without paying out A's share of partnership assets or settling accounts with his estate. A insolvent हो गया, तो पार्टनरशिप से बाहर ही चला गया। B और C बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे, लेकिन उन्होंने अकाउंट सेटलमेंट करा क्या? नहीं करा। A's estate is entitled to 3/8 of the profit made in the business from the date of his bankruptcy until the final liquidation of the partnership affairs. तो हिसाब सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट है? फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं अपने मन से बाहर गया, आपने मुझे निकाल दिया, मैं इंसॉल्वेंट हो गया या मेरी डेथ ही हो गई। अभी अगर अब मेरी डेथ हो गई तो उस केस में ये प्रॉफिट्स कहां जाएंगे? मेरे इस्टेट को जाएंगे। मेरे इस्टेट को कौन मैनेज कर रहा है? लीगल हेयर्स मैनेज कर रहा है। कौन मैनेज करेगा? तो दे कैन राइटफुली डिमांड प्रॉफिट्स फ्रॉम यू। आपको वो चीज समझना है, वो लिखा नहीं है लेकिन वो समझना है। इज इट ओके? सी अंडरस्टैंड, लॉ कभी भी ना 100% बहुत बार पूरा नहीं होता। मेनी थिंग्स आर इंटरप्रिटेड व्हेन सिचुएशन अराइज। फिर आपको समझ लेना होता है कि इस केस में ऐसा होगा तो वैसा होगा, ठीक है? सो ये था आपका राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। अभी लास्ट सेक्शन पे आते हैं और ये चैप्टर यहां पे एंड हो जाएगा। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। रिवोकेशन का मतलब क्या है? टू टेक बैक। रिवोकेशन का मतलब है टू टेक बैक। Revocation of continuing guarantee by change in the form. Revocation of continuing guarantee by change in the form. अब सबसे पहले तो आप समझो ये गारंटी का क्या मतलब है। इमेजिन करें कि हमारा वाव वड़ा पाव का बिजनेस है, अभी हमें गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई 15 अगस्त को इंडिया में हर जगह पे हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारा बिजनेस वड़ा पाव सप्लाई करेगा। 26 जनवरी को गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में हमारा बिजनेस वड़ा पाव सप्लाई करेगा। अब जब इतना बड़ा काम होता है तो हमें वर्किंग कैपिटल भी लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ये काम हमें देना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि लेकिन तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है कि अगर इतने बड़े बड़े इवेंट हो रहे और पूरी इंडिया में तुम्हें वड़ा पाव को सप्लाई करना है। ध्यान देना, यहां मोहम्मद निकल जाना है तो एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। गवर्नमेंट मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि आप जो भी पब्लिक इवेंट होंगे इंडिया के उस पे आप सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वड़ा पाव सप्लाई करोगे। हमने बोला ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, हो सकता है तुम्हारा पैसा खत्म हो गया, तुम्हारा वड़ा पाव का सप्लाई खत्म हो गया तो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करो, तुम हमें कुछ तो भी ऐसा भरोसा लाके दो कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं, पैसा है तुम्हारे पास, ताकि तुम हमारी ऑर्डर फुलफिल कर दोगे। ऐसा भरोसा हमें लाके दो। ऐसा कौन मुझे बोल रहा है? गवर्नमेंट मेरे को बोल रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जाके बैंक गारंटी लेके आओ। गवर्नमेंट क्या बोलता है? जाके बैंक गारंटी लेके आओ।
तो मैं अब अपनी बैंक के पास जाऊंगा, मैं मतलब पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनर्स विल गो टू द बैंक ऑफ द फर्म। हम बैंक को बोलेंगे बैंक बैंक गवर्नमेंट ना भरोसा मांग रहा है कि हमारे पास पैसा है, तो आप गवर्नमेंट को भरोसा दे दो कि अगर हमारे पास पैसा खत्म हो गया तो बैंक हमें पैसा दे देगा बिजनेस करने के लिए, सो दैट वड़ा पाव का सप्लाई कम नहीं होगा। तो बैंक हमारे नाम पे गारंटी इशू करेगा, उसको बोला जाता है गारंटी। उस गारंटी की बात हो रही है, तो ब्रैकेट में लिखो बैंक गारंटी, ब्रैकेट में वहां लिख लो बैंक गारंटी। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं इससे आगे, ये तो मैंने एक्सप्लेन करा कि गारंटी का मतलब क्या है। अब बैंक ने गारंटी दिया, हम अभी कितने पार्टनर है टोटल, अपने एग्जांपल में वी आर 40 पार्टनर्स, ठीक। बैंक गारंटी दिया, बैंक ने गवर्नमेंट को गारंटी दिया कि साहब ये जो 40 पार्टनर्स है इनके पास पैसा तो है, लेकिन अगर इनका पैसा खत्म हुआ तो बैंक विल पे द मनी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वड़ा पाव, यू कैन प्रोसीड विद द वर्क। गवर्नमेंट को गारंटी मिल गई, काम चालू हो गया। आगे चल के मैं और यस सर फर्म से रिटायर हो जाते हैं, और हमने देखा है कल ही कि 4 सिचुएशन में फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है ऐसा माना जाता है। पहला, पार्टनर कमिंग इन, दूसरा पार्टनर गोइंग आउट, तीसरा डूइंग सम डिफरेंट बिजनेस, एंड चौथा जब आपका पार्टनरशिप एट फॉर पर्टिकुलर पीरियड था वो पीरियड खत्म हो जाता है। तो अपना कौन सा केस है, मैं और यस सर पार्टनरशिप फर्म से बाहर हो गए, तो अब कितने पार्टनर बचे, 38। बैंक ने कितने पार्टनर की गारंटी दिया था, 40, अब कितने बचे, मतलब क्या चेंज हुआ फर्म में। तो लॉ बोल रहा है कि जब कभी भी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, जो कंटिन्यूइंग गारंटी बैंक से आ रही थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो सर फिर क्या हमको ऑर्डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, नहीं, आपको जाके नया गारंटी लाना पड़ेगा विद द नेम ऑफ 38 पार्टनर्स। आपको क्या करना पड़ेगा, नया गारंटी लाना पड़ेगा, पुराना गारंटी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। यही यहाँ पे सेक्शन 38 में लिखा हुआ है। इज इट ओके, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फॉर्म। आर यू ओके विद दिस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये यूनिट पूरा खत्म हो रहा है, दैट इज रिलेशन अमंग द पार्ट्स।